राधे राधे सभी को। तो साथियों, अपने साइकोलॉजी में बुद्धि टॉपिक चल रही थी, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। आज पार्ट 2 इसका करते हैं और ये टॉपिक अपना हो जाएगा कंप्लीट। बाकी जो टॉपिक बचते हैं उनकी कोशिश करूँगी एक क्लास और डालने की। बाकी अभी तो साथियों ऐसे है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी साथियों अपने ने कल जो किया था वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक अपनों ने कल कर लिया था कि विकासात्मक सिद्धांत है। प्रतिपादक ध्यान रखना जीन प्याजे के, स्विट्जरलैंड के। और जीन प्याजे ने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। एक तो स्वेदीपेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व वैचारिक क्रिया वो 2 से 7 वर्ष और वैचारिक क्रिया वो 7 से 12 वर्ष की है। औपचारिक सक्रिय अवस्था वो 12 वर्ष के बाद की है। ठीक है, तो ये सब तो कल अपनों ने कर लिया था। अगर पूछे बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत तो BS ब्लूम का है। लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत पूछे तो जॉनसन का है साथियों। और अगर पूछे खंडहीन सिद्धांत तो थॉर्नडाइक का है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत पूछे तो RB केटल का। ये सब तो कल अपनों ने कर लिया था। तरल बुद्धि ध्यान रखना वो वंशानुक्रम पर आधारित है और जो ठोस बुद्धि है वो वातावरण से संबंधित है। ठीक है, आज जो करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बुद्धि का, जिसको बोलते हैं त्रिआयामी बुद्धि का संरचना का सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि का संरचना का सिद्धांत पूछे आपको तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि है किसका, किसके इसके प्रतिपादक। देखो बुद्धि का अगर आपको त्रिआयामी पूछा जाए, त्रिआयामी तो गिलफोर्ड, JP गिलफोर्ड का है, सोवियत संघ की है। फिर देखो इस सिद्धांत के नाम देख लो। बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि के संरचना के सिद्धांत को क्या बोलते हैं? 3D थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इस सिद्धांत को संक्रिय विषय वस्तु उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रिय विषय वस्तु सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना, संक्रिय विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत हो गया। बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत हो गया और बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत हो गया। 3D थ्योरी भी इसको कहते हैं। फिर बात करते हैं साथियों कि गिलफोर्ड ने कब 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल के अंतर्गत देखो 5x4x6 यानी कि 5x4x6 बराबर कितने हो गए? 120 कोष्ठक कारक बनाए गए। तो ये ध्यान रखना, जब ये तैयार किया गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि का संरचना मॉडल सिद्धांत कहते हैं, और जिसमें कोष पूछिए तो आपको 120 ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों कि गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख 3 तत्वों से निर्मित है। तो मानसिक योग्यता 3 तत्वों से, देखो ये 3 तत्व आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं कि आपको ऐसे पूछे कि गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता में 3 तत्वों में शामिल नहीं है, एक कोई चौथा और ऑप्शन दे दे। तो एक सब प्रश्न भी लिया मैंने, एक पता चल जाए किस हिसाब से पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जिसको संक्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया, एक तो ये है इसमें 3 तत्वों में संक्रिया, जिसको प्रक्रिया बोलते हैं। तो बुद्धि में देखे एक विषय वस्तु जिसको अंतर वस्तु बोलते हैं, एक उत्पाद जो परिणाम, ये 3 है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। चाहे प्रक्रिया, अंतर वस्तु, परिणाम, कैसे भी आप इनका नाम ध्यान रखना। जो पहला है साथियों ऑप्शन जो है कि ये वाला संक्रिया, जिसको प्रक्रिया बोलते हैं। तो देखो साथियों इसमें बात करते हैं कि समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे ही संक्रिया कहते हैं। और संक्रिय आयाम में कुछ आपको भाग कितने बताए हैं? तो संक्रिया प्रक्रिया है जिसमें भाग बताए गए हैं 5। कौन कौन सी है? देखो एक तो स्मृति धारण, ठीक है, स्मृति धारण आ गया, मेमोरी यानी कि स्मृति धारण आ गया। एक आ गया संज्ञान, एक आ गया अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन। नाम ध्यान रखना, आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि संक्रिया जो प्रक्रिया है इसमें कौन सा आयाम शामिल नहीं है, या 5 आयाम कौन से हैं उनमें से नहीं है, कैसे भी। तो स्मृति धारण हो गया, संज्ञान से स्मृति धारण, से संज्ञान, फिर अभिसारी अपसारी ऐसे याद कर लेना, मूल्यांकन। ठीक है, तो अब देखो संक्रिय आयाम है, इसमें बात के साथियों कब? 1977 में। संक्रिय आयाम 1977 में गिलफोर्ड ने स्मृति अभिलेख जोड़ दिया। तो जो मेमोरी है, जो स्मृति है, ये अभिलेख संक्रिय आयाम में कब जोड़ा? 1977 में जोड़ा। और इस तरह कुल कितने भागों की संख्या 6 हो गई। पहले 5 बताई थी, तो स्मृति अभिलेख कब जोड़ा गया? 1977 में जोड़ दिया गया। तो कितनी हो गई संक्रिय आयाम की? 6 हो गई संख्या। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा है विषय वस्तु, जिसको अंतर वस्तु बोलते हैं। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। विषय वस्तु में आयाम पूछे तो 4। अब विषय वस्तु में आयाम पूछे जा सकते हैं आपको 4 आयाम, और बाद में कौन से जोड़ेंगे ये भी ध्यान रखना। देखो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले क्या बताया है
कि देखो संक्रिया प्रक्रिया में देखो पहले 5 भाग कितने थे, स्मृति 5 भाग कौन से थे, स्मृति, अधारण, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन, 5 हो गई। और छठा कब जोड़ दिया गया इसमें, छठा ये देखो छठा जोड़ दिया गया 1977 में, 1977 में जोड़ दिया गया कौन सा, स्मृति अभिलेख जोड़ गए, 6 हो गए इसमें, छठा पूछे तो 1977 में। फिर विषय वस्तु अंतर वस्तु में देखो कुल आयाम थे, 4 भाग बताए गए इसमें, कौन कौन से, आकृत्यात्मक और प्रतीकात्मक, आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक। फिर साथियों देखो कब 1977 में गिलफोर्ड ने संशोधन करके इस विषय वस्तु अंतर वस्तु आयाम में आक्रियात्मक जो भाग बताया ना मैंने पहले, इसको हटा दिया, आक्रियात्मक भाग को हटा करके 1977 में 2 अन्य भाग शामिल कर दिए। कौन से कर दिए गए, ये देखो इस आक्रियात्मक को हटा करके 1977 में दृष्टि और श्रवण, यहाँ पर लिखे ये रहे, आक्रियात्मक को हटा दिया कब, 1977 में गिलफोर्ड में इसमें संशोधन कर दिया विषय वस्तु में, ठीक है, किसमें, ये रहा विषय वस्तु आयाम में 2 कौन से, दृष्टि और श्रवण, इसको शामिल कर दिया। समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आक्रियात्मक भाग को हटा करके दृष्टि और श्रवण भाग को सम्मिलित किया गया, इनकी संख्या 5 कर दी गई। देखो पहले कितने थे, 1 2 3 4 थे, इस आक्रियात्मक को सब हटा दिया, बचा प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक। और इस आक्रियात्मक की जगह 2 और 2 दिए दृष्टि श्रवण, तो कितने हो गए, 5 हो गए। ये देखो प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक, और इस आक्रियात्मक की जगह दृष्टि श्रवण कर दिए। यानी कि ध्यान रखना विषय वस्तु अंतर वस्तु में 1977 में इस आक्रियात्मक की जगह कितने 2 और जोड़ दिए गए, ध्यान रख लोगे, ठीक है। अब एक प्रश्न है साथियों इसमें, ये पीटीआई सेकंड ग्रेड और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये सब प्रश्न आप तब कर पाओगे। देखो विषय वस्तु में तो आप लोगों ने पढ़ा क्या प्रतीक है, उसमें क्या संक्रिया में मूल्यांकन है, तो विषय वस्तु में तो देख लो आपको कहाँ प्रतीक दिख रहा है क्या, और क्या संक्रिया में कहीं मूल्यांकन दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा आप देखो, आप अपने हिसाब से ही देख लो क्या मूल्यांकन आपको कहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, ठीक है, कोई भी आपको देखना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। फिर देखो उत्पाद में क्या अर्थगत दिख रहा है, तो आप इधर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। संक्रिया में क्या संज्ञान आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रहा संक्रिया में क्या संज्ञान आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया, तो एक बार ये और पढ़ लो उत्पाद परिणाम, फिर आप खुद ही इसको हल कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो उत्पाद परिणाम, देखो पहले पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा, ये देखो संक्रिया प्रक्रिया, इसमें 5 भाग बताए गए, स्मृति, धारणा, अभिसारी, अपसारी, संज्ञान, मूल्यांकन, जो कि 1977 में साथियों देखो गिलफोर्ड ने इसकी संख्या 6 कर दी, 1977 में 6 कर दिया, यानी कि स्मृति अभिलेख और जोड़ दिया। फिर विषय वस्तु में बात करें साथियों, विषय वस्तु में 4 भाग बताए गए थे, आक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक। आक्रियात्मक को हटा करके इसकी जगह दृष्टि श्रवण कर दिया, टोटल 5 कितने हो गए, 5 कर दी गई, ठीक है। फिर इसमें उत्पाद परिणाम में आपको बस ध्यान रखना 6 भाग बताए गए। उत्पाद परिणाम में समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद या परिणाम कहते हैं। उत्पाद आयाम में कुछ 6 भाग, तो 6 ध्यान रखने कौन से उत्पाद परिणाम में, इकाई है, वर्ग है, संबंध है, पद्धति है, रूपांतरण है, अनुप्रयोग है। इकाई वर्ग हो गया, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, अनुप्रयोग, तो इनमें भी आपको पूछा जा सकता है उत्पाद में। तो अब ये प्रश्न खुद ही कर दोगे, उत्पाद में देख लो, उत्पाद में कहीं अर्थगत है ही नहीं, कहाँ है अर्थगत, इकाई है, वर्ग है, संबंध है, पद्धति है, रूपांतरण, अनुप्रयोग है। तो इसमें मिलान पूछा आपको, तत्वों का सही मिलान, उत्पाद में अर्थगत तो साहब है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। संक्रिया में संज्ञान है साथियों, और विषय वस्तु में प्रतीक है, ये रहा प्रतीकात्मक, विषय वस्तु में प्रतीक है, प्रतीकात्मक है। और संक्रिया, ये संक्रिया का पीछे देखना, संक्रिया में संज्ञान और मूल्यांकन आपको दिख जाएंगे, ये रहे साहब। संक्रिया में बात करें, संक्रिया या प्रक्रिया में दे दे तो मूल्यांकन है साहब, संज्ञान है। तो ये तो हो गए आपके सभी सही। यहाँ से इस हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो या ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 1977 में भी कौन सा जोड़ दिया गया, या फिर ऐसे कि आक्रियात्मक को हटा करके 1977 में कौन से 2 शामिल कर दिए गए, इसको हटा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा से आप देख लो कि उत्पाद परिणाम में कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि, अभी पढ़ा है आपने त्रिविमीय बुद्धि पढ़ा है, इसमें पूछा है कि त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। जो दूसरा मैंने बताया विषय वस्तु जिसको बोलते अंतर वस्तु, उसमें देखो अंतर वस्तु में शाब्दिक पढ़ा साथियों, अब उन्होंने शाब्दिक है क्या, प्रणाली पढ़ा था, प्रणाली नहीं पढ़ा, प्रतीकात्मक पढ़ा था, तो प्रणाली नहीं है, प्रतीकात्मक है। व्यवहारिक पढ़ा था, व्यवहारिक है, आक्रियात्मक है। फिर आक्रियात्मक को 1977 में हटा करके उसकी जगह 2 यानी कि संशोधन किया, एक तो दृष्टि और श्रवण जोड़ दिया था। तो ये तो था ना, यानी कि आक्रियात्मक तो था, इसमें है ही नहीं, वैसे उसकी जगह 1977 में जोड़ दिया। व्यवहारिक है, प्रतीकात्मक है, बट प्रणाली नहीं है। अब एक बार फिर से ये देख लो आप,
ये रहा विषय वस्तु अंतर वस्तु में पूछा है, आक्रियात्मक है भाई, प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है, व्यवहारिक है, ठीक है ना, दृष्टि श्रवण है, यानी कि इसकी जगह हटा करके, और फिर कौन सा नहीं है, तो ये देखो प्रणाली नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतीकात्मक बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में पूछा है, प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले मैंने बताया था 120 तत्वों को। अब देख लो आप प्रारंभ में कितने किए गए थे, ये लो खुद देख लो। बुद्धि त्रिआयामी बुद्धि संरचना का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें देखो गिलफोर्ड ने 1967 में एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया, जिस बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत देखो कितने 120 यानी कोष, प्रारंभ में ये कोष बनाए गए 120 कोष। आगे ऐसे भी लिख रखा है कि प्रारंभ में और बाद में कैसे जोड़े गए, सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो मैंने बता रखे है, प्रश्न नहीं है यहाँ पर, सबके सब पता चल जाएगी। देखो प्रारंभ में 120 खंड, यानी कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि पूछे आपको, तो बुद्धि का ये देखो फॉर्मूला, यहाँ पर 5 क्या थे, देखो O इंटू सी इंटू पी, यानी कि O यानी कि सक्रिय प्रक्रिया ऑपरेशन, ये आ गया सक्रिय प्रक्रिया जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, और C यानी कि विषय वस्तु अंतर वस्तु कंटेंट, और P प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद परिणाम। तो O कितने थे गिलफोर्ड के अनुसार 5, और C यानी कि जो विषय वस्तु है वो कितने थे 4, और P यानी कि प्रोडक्ट उत्पाद कितने थे 6। तो टोटल 120 खंड थे प्रारंभ में। फिर संशोधित मॉडल देखो, अभी मैं बता देती हूँ आपको, प्रारंभ का पूछा गया है ना, तो ये देख लो 5, ठीक है, ओ से ऑपरेशन यानी कि सक्रिय प्रक्रिया, इसी हिसाब से मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। फिर आपको पूछे संशोधित मॉडल पूछे, तो O इंटू सी इंटू पी, तो 5 इंटू 5 इंटू 6 150 खंड हो गए। वर्तमान में आपको संशोधित मॉडल पूछे तो इंपॉर्टेंट, पहला 120 खंड, वर्तमान में पूछे तो 180 खंड बताने हैं। देखो पहले 5 थे ना O, फिर यानी कि जो O यानी कि जो सक्रिय है प्रक्रिया, और बाद में वर्तमान में कितने कर दिए 6 कर दिए गए। 6 कैसे कर दिए गए आपको ध्यान रखना, 1977 में स्मृति अभिलेख और जोड़ दिया गया था ना, 1977 में कुल 6 भाग हो गए थे। फिर देखो बात करें यहाँ पर 4 है, यानी कि C यानी कि जो विषय वस्तु है कंटेंट, वो यहाँ पर 4 कौन कौन से, पहले मैंने आक्रियात्मक बताया था, बाद में आक्रियात्मक को जोड़कर 2 किए गए थे, तो आक्रियात्मक और फिर प्रतीकात्मक व्यवहारिक शाब्दिक यानी कि 4 थे, और बाद में 5 कर दिए गए इसको, यानी कि एक वो हटा दिया गया आक्रियात्मक, उसकी जगह दृष्टि और श्रवण कर दिए गए, तो 5 हो गए थे। फिर P प्रोडक्ट यहाँ पर 6 थे पहले, फिर अभी भी इनमें 6 ही है, 6 के 6 ही है, खुद देख लो ये रहे, इनमें कोई भी कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ, उत्पाद परिणाम 6 के 6 ही रहे हर जगह, ठीक है ना। और ये रहे विषय वस्तु अंतर्गत, वर्तमान में ध्यान रखना 5 है, यानी कि आक्रियात्मक को हटाकर के दृष्टि श्रवण कर दिया, ये तो हट गया 3, तो ये रह गए शाब्दिक व्यवहारिक प्रतीकात्मक 2, ये हो गए, यानी कि कितने हो गए 5 हो गए। और यहाँ पर ये बुद्धि की संरचना मैंने बना रखी है। संक्रियाएं में बात करें तो संज्ञान, स्मृति दान, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, फिर स्मृति से अभिलेख जोड़ दिया गया था 1977 में। विषय वस्तु की बात करें साथियों, तो देखो श्रवण और जो दृष्टि है ये किसकी जगह जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे जो आक्रियात्मक है उसकी जगह दृष्टि श्रवण जोड़ दिया गया। सांकेतिक था और सांकेतिक था और शाब्दिक था, व्यवहारिक था, यानी कि प्रतीकात्मक सांकेतिक हो गया और शाब्दिक व्यवहारिक हो गया। फिर उत्पाद में तो 6 ही थे ना, इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली, उसकी पत्ती भी आ सकता है, रूपांतरण भी आ सकता है, आशय, अनुप्रयोग, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लो इसकी संरचना, ये आपका हो गया बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि का संरचना सिद्धांत, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट था ये वाला जो त्रिआयामी वाला। अब बात करते हैं साथियों बुद्धि परीक्षण। देखो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान लेवेंडर ने 1732 ईस्वी में विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया, और जो कि इसी सभी परीक्षण मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक परीक्षण, जो मेंटल टेस्ट है। इस शब्द का प्रयोग पूछे आपको मानसिक परीक्षण का, तो सबसे पहले 1890 ईस्वी में केटल ने किया। तो अब आपको पूछा जा सकता है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो, ठीक है। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में केटल ने किया। केटल ने फिर 1890 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएसए में मेंटल टेस्ट, मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का क्या किया, प्रकाशन किया, ठीक है। फिर बात करते साथियों 1879 में विलियम वुंट ने इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को क्या वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो कब, 1879 ईस्वी में।
जर्मनी के कौन लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धिमापन के कार्य का वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। फ्रांस निवासी एल्फ्रेड बिन्ने ने कब 1915, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन एल्फ्रेड बिन्ने है, 1905 में साइमन की सहायता से प्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रेंच भाषा तैयार किया गया। ठीक है, ये देखो फ्रांस निवासी एल्फ्रेड बिन्ने है, इन्होंने 1905 में साइमन की सहायता से प्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रेंच भाषा में तैयार किया गया। फिर बात करते साथियों, बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में पहली बार संशोधन कब 1908 में किया गया, दूसरी बार संशोधन पूछे तो 1911 में। तो प्रथम बार बिन्ने में संशोधन 1908 में, दूसरी बार संशोधन है वो 1911 में किया गया। काफ़ी कमेंट भी आते थे स्टैंड के लिए, स्टैंड पे सही रहता है, हिलता बहुत है फ़ोन, तो मेरे को थोड़ी आदत नहीं पड़ी हुई इसकी, ठीक है ना, मेरे को फ़ोन पकड़ के ही पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है, तो बट आपको सही लगता है तो ठीक है, बता देना इससे सही है क्या। ठीक है, तो देखो बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण पहली बार संशोधन 1908 में। सबसे पहले देखो एल्फ्रेड बिन्ने 1905 में साइमन की सहायता से प्रथम बुद्धि परीक्षण का फ्रेंच भाषा में तैयार किया 1905 में, फिर इसमें पहली बार संशोधन 1908 में, दूसरी बार 1911 में। ठीक है, फिर देखो इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछे तो गोडार्ड द्वारा किया गया 1911 में, गोडार्ड द्वारा किया गया, और जिनमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 59 कर दी गई। फिर पुनः 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया। ये द्वारा मैंने आगे लिखा, यहाँ पर लाइनें समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, तो इसका नाम स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रख दिया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसको, ये लो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधित किया गया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रखा गया। अब बात करें प्रश्नों की संख्या, देखो 59 से बढ़ाकर के 90 कर दी गई, जिसमें 19 प्रश्न 59 प्रश्नों में से ही लिए गए, अर्थात उसमें 1/3 प्रश्न लिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखो 1914 में, प्रथम जो विश्व युद्ध इसके दौरान 1917 में अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में अमेरिका में बनाया गया, जिसमें सैनिक भर्ती के लिए 2 परीक्षण थे। कौन से? सैनिक भर्ती के लिए शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण थे। शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया, इसमें सैनिक भर्ती के लिए 2 परीक्षण थे। फिर बात करते साथियों, सबसे पहला जो शाब्दिक परीक्षण है इसको आर्मी अल्फा परीक्षण नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाब्दिक परीक्षण को क्या नाम दिया गया? आर्मी अल्फा परीक्षण। और जिसको ये किसके लिए था? ये शिक्षित व्यक्तियों हेतु था। शाब्दिक परीक्षण कैसे याद करोगे? देखो आर्मी, यहाँ अल्फा परीक्षण की बात करते हैं, या अशाब्दिक को आर्मिक बीटा परीक्षण कहते हैं, और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। अब इसको ऐसे याद करना, शाब्दिक परीक्षण शब्द होता है तो भाई शिक्षित व्यक्ति ही काम करते हैं। अशाब्दिक यानी कि जो अशिक्षित होते हैं, अशाब्दिक की बात आ रही है, इसमें शब्द है ही नहीं, तो अशिक्षित काम करेंगे। और अभी इनके नाम को कैसे याद रखोगे? शाब्दिक तो अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, यानी कि ऐसे लो जो शाब्दिक परीक्षण है, जो शिक्षित व्यक्ति है वो अल्फा बीटा, ऐसे बीटा नहीं लिखेंगे, वो अल्फा एफ लिख देंगे इंग्लिश में, अल्फा से एफ ऐसे याद कर लो। बीटा भाई अशाब्दिक वाले क्या लिखेंगे? बीटा क्या है, कुछ भी ऐसे याद करना। नाम ही आर्मी बीटा परीक्षण दिया, ये पढ़ा लिखो का नहीं है, बीटा ऐसे याद रख लेना। अल्फा ऐसे याद रख लेना, आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण शाब्दिक शिक्षित व्यक्तियों के लिए। ठीक है, जो शाब्दिक परीक्षण है ना, इसको ध्यान रखना। देखो अशाब्दिक को अवाचिक बोलते हैं और जो शाब्दिक है उसको वाचिक बोलते हैं, ये नाम भी आप ध्यान रख लोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों, भारत में सन 1922 में FG कॉलेज लाहौर में डॉक्टर CH राइस ने शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी, तथा यह परीक्षण 15 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या बनाया गया। ठीक है, तो भारत में ये देख लो आप, शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया गया इसमें, और ये ध्यान रखना 5 से लेकर के 16 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण को राइस ने हिंदुस्तानी बिन्ने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल या हिंदुस्तानी बिन्ने साइमन परीक्षण की नाम दिया, ये भी ध्यान रख लेना। अब बात करते साथियों बुद्धि परीक्षण के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रकार है एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 है, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक, सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक अशाब्दिक। ठीक है, अब बात करते साथियों जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ऐसा बुद्धि परीक्षण जिन्हें हम एक समय में एक व्यक्ति पर प्रयोग कर सकते हैं। कि एक समय में किस पर?
एक ही व्यक्ति पर प्रयोग करेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, तो उन्हें हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम ऐसे बुद्धि परीक्षण वाचिक या शाब्दिक, देखो वाचिक होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो वाचिक या इसको शाब्दिक भी बोलते हैं, और अवाचिक जिसको अशाब्दिक भी बोलते हैं, ऐसे हो सकते हैं। परंतु एक समय पर किसी एक व्यक्ति की जांच हो सकने के कारण इस परीक्षण में समय ज्यादा लगता है, भाई एक पर ज्यादा टाइम लगेगा तो एक व्यक्ति की जांच होगी, तो उसमें इसका सर्वप्रथम प्रारंभ देखो सबसे पहले अल्फ्रेड बिन्ने ने किया, और बुद्धि तथा बुद्धि परीक्षण में सर्वाधिक सराहनीय कार्य भी अल्फ्रेड बिन्ने द्वारा किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये लो व्यक्तिगत बुद्धि के भेद, देखो व्यक्तिगत बुद्धि के भेद। वाचिक बुद्धि परीक्षण जिसको शाब्दिक परीक्षण बोलते हैं। प्रथम व्यक्तिगत वाचिक बुद्धि परीक्षण पूछे आपको तो 1905 में अल्फ्रेड बिन्ने ने साइमन के साथ मिलकर बनाया। ये मैंने सबसे पहले ही बताया था, जो पहला प्रथम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो 1905 में, ध्यान रखना, अल्फ्रेड बिन्ने ने किसके साथ है, साइमन के साथ मिलकर बनाया, और इस परीक्षण का नाम बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रयोग देखो, जो वाचिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसका प्रयोग छोटे बालक हो गए, अनपढ़ व्यक्ति हो गए, संबंधित भाषा न जानने वाले व्यक्तियों पर नहीं कर सकते, छोटे बालकों पर भी नहीं कर सकते, और अनपढ़ व्यक्तियों पर भी नहीं कर सकते, और संबोधित भाषा न जानने वाले व्यक्तियों पर भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा परीक्षण, मोहसिन व जोशी परीक्षण हो गया। फिर जो अवाचिक जिसको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं, जिसकी रचना में भाषा, शब्द, वाक्य आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता, निष्पादन बुद्धि परीक्षण को भी हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। तो जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण, इसको भी हम अशाब्दिक बुद्धि में रखते हैं। और जो अवाचिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है साथियों, इनका प्रयोग देखो पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा, जो पढ़े लिखे उनका तो है, इनके अलावा अनपढ़ व्यक्ति हो गए, गूंगे हो गए, बहरे व्यक्ति, इन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस परीक्षण में निम्न बुद्धि परीक्षण होते हैं, अपने देख लेते हैं आगे। ये देखो वस्तु संयोजक परीक्षण, इसमें ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट हो गया, चित्र पूर्ति परीक्षण हो गया, और मनुष्य कृष्ण परीक्षण जिसको डॉक्टर ए मैन टेस्ट भी कहते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। और देखो सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण के यहाँ पर दो भेद हो गए। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। देखो ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट के निर्माण की बात करें तो एस.सी. कोहेन ने किया, ये ध्यान रखना, ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट का निर्माण एस.सी. कोहेन 1923 में। चित्र पूर्ति परीक्षण की बात करें तो विभिन्न अधूरे चित्रों को पूरा करवाते हुए बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। मनुष्य कृष्ण परीक्षण की बात करें जिसको डॉक्टर ए मैन टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें मनुष्य नुमा आकृति का चित्रण करने के लिए किया जाता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करते साथियों, तो एक समय पर यहाँ मैंने बताया था एक ही व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की जांच परीक्षण हेतु किया जाता है। शुरुआत 1917 में, उस समय आर्मी अल्फा नामक तथा आर्मी बीटा नामक परीक्षण तैयार किया गया, और इसमें प्रथम परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों हेतु, द्वितीय परीक्षण है वो अनपढ़ अथवा अशिक्षित व्यक्तियों हेतु बनाया गया। ठीक है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो भेद मैंने बता दिए। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जिसमें शिक्षित व्यक्तियों के चयन हेतु किया गया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसके, शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया, इसे आर्मी अल्फा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए आर्मी अल्फा नाम बताया मैंने। फिर सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1917 में अमेरिका में शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन हेतु किया गया, इसमें आर्मी बिटा परीक्षण, चित्रों, रेखांकित समस्याओं हल, इन सब के लिए, यानी कि इसमें चित्र हो गए और जो रेखा गणित हो गए, इनसे संबंधित जितनी भी समस्या उनको हल किया जाता है। तो देख लो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो भेद मैंने बता दिए। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों के सैनिक चयन है तो इसे आर्मी अल्फा परीक्षण भी कहा जाता है। फिर सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें साथियों, इसका निर्माण है वो 1917 में अमेरिका में अशिक्षित जो व्यक्ति है इनको सैनिक चयन हेतु किया गया, अतः इसे आर्मी बीटा परीक्षण भी कहते हैं। और इसमें चित्र हो गए, रेखा गणित हो गए, इन सभी समस्याओं का क्या किया जाता है, हल किया जाता है इनको। ठीक है, अब इसमें साथियों देखो बुद्धि परीक्षण है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं उदाहरण कौन कौन से है बुद्धि परीक्षण। एक तो है स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, एक है टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। जो टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण है इसका देखना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मेरा गलती से इधर लिख गया। तो टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण है, देखो टर्मल ने प्रोफेसर एम मेरिल के साथ मिलकर के 1937 में क्या किया, इसमें संशोधन किया, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, और जिसका नाम है टर्मल मेरिल बुद्धि परीक्षण किया गया रखा। ठीक है ना, इसमें कुछ कुल अंक की बात करें तो गणित के प्रश्नों को भी शामिल किया गया। फिर है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। तो इस जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक बुद्धि परीक्षण है रेविन ने बनाया कब, 1938 में। फिर है रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इस रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात करें तो बच्चों के लिए तैयार होने वाले जो फार्म है उनको रंगीन कहते हैं, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें 3 जो उप परीक्षण है वो तैयार किए गए साथियों। कौन कौन से किए गए थे, A, B, एक तो किया गया था
ए किया गया था और एक ए बी और एक बी किया गया था, ये 3 किए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात करें तो बच्चों के लिए तैयार होने वाले जो फार्म है, जो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, वो इनको कहा जाता है। इसमें 3 उप परीक्षण कौन कौन से, एक ए बी और एक बी, ये कठिनाई स्तर के अनुसार व्यवस्थित है। और जो सबसे सरल की बात करें तो ए सबसे सरल है और उससे कठिन ए बी हो गया और उससे बी, यानी कि मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखे हैं, यानी कि सबसे सरल, सबसे सरल, उसके बाद में इससे थोड़ा सा कठिन, इससे कठिन और फिर ये सबसे कठिन। ठीक है ना, सबसे कठिन आ गया। ठीक है, और वैसे देखें इसमें प्रत्येक में 12 क्या है, 12 एकांश है, 12 और 12 24 और 36, यानी कि कुल मिलाकर के 36 एकांश है। फिर बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसकी बात करें साथियों तो ये वयस्क होते हैं, वयस्कों के लिए तैयार होने वाला फार्म है, जिसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। और इसमें 5 उपकरण, कितने, इसमें 5 उपकरण है। जो कौन कौन से 5 उपकरण परीक्षण तैयार किए गए, ए बी सी डी ई, कौन कौन से 5 उपकरण मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसमें 5 उपकरण हैं, वो ए बी सी डी और ई है ना। और इसमें प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में 12 एकांश है, प्रत्येक में 12 एकांश है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 में 60 हो गए, तो 12 एकांश हो गए। ठीक है, तो ये थोड़े से ऐसे ही ध्यान रख लेना, इसको मैंने फुल डिटेल से नहीं लिखे हैं। स्टैंडर्ड बिन्ने परीक्षण, टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण हो गई, जो 1937 में संशोधन किया। टर्मन ने किसके साथ मिलकर के, एम मेरिल के साथ में मिलकर के। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो रेविन ने 1938 में बनाया। और रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में इसमें ध्यान रखना, ए बी, एक तो ए, फिर ए बी आ गया और लास्ट में बी, यानी कि सबसे कठिन वाला लास्ट में बी आ गया, सबसे सरल ये, फिर इससे ज्यादा ये। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक में ये 5 ध्यान रखना, ए बी सी डी ई। ठीक है ना, तो ये 5 उप परीक्षण हो गए। फिर बात करते हैं पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण की बात करें साथियों तो इसमें मैं एक बार लिख देती हूँ, 1924 में, 1924 में इस बुद्धि का जो निर्माण है, इस बुद्धि परीक्षण, इस पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण का निर्माण है वो पोर्टियस द्वारा, इस नाम ही ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा, पोर्टियस द्वारा। ठीक है, और इस यह परीक्षण बात करें तो 3 से 14 साल के बच्चों के लिए, 3 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए तो पोर्टियस भूल भुलैया याद रखो, 3 से 14 साल बच्चों के लिए। कैसे भाई, मैं थोड़ा सा हाईलाइट या तो कर दूं, याद ना रहे तो भाई इसमें यहाँ पर थोड़ा कचरा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिखे हैं, सीधा ज़्यादा समझाया हुआ नहीं है। तो पोर्टियस भूल भुलैया 1924 में ध्यान रखना निर्माण, और 3 से 1924 में तो आप ध्यान रखना, और 3 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, और साथियों इसमें बात करें तो 3 से 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले याद रख लेना प्लस। ठीक है ना, अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर। ठीक है ना, ठीक है, बच्चे व्यक्ति जो भी आते हैं इससे ऊपर 3 से 14 वर्ष वालों को, यानी प्लस लिख दिया। ठीक है, याद रह जाएगा। और इस परीक्षण में कागज पर ना एक भूल भुलैया होता है, यानी कि एक व्यू रचना होता है, उसका चित्र होता है। ठीक है ना, इस हिसाब से ऐसे मान ना, इस हिसाब से आप ध्यान रखना, एक भूल भुलैया का चित्र होता है जिसमें अनेक ऐसे रास्ते होंगे इससे गुजरने का, है ना, इस हिसाब से होता है, जिसमें बालक बिना भटके, यानी कि छोटा छोटा ऐसे जल्दी जल्दी से रास्ता ढूंढ लेते हैं ऐसे, उस हिसाब से, जैसे आप लोगों ने पहले गेम खेले होंगे, इस हिसाब से इसके अंदर ऐसे ऐसे करके कोई ऐसे रास्ता होता है, कोई कैसे रास्ता होता है, इस हिसाब से होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों अलेक्जेंडर का पास अलांग परीक्षण, निर्माण अलेक्जेंडर ने किया 1932 में। फिर है जलोटा बुद्धि परीक्षण, इसमें 7 क्षेत्रों में देखो 100 प्रश्न होते हैं, 7 क्षेत्रों से कितने 100 प्रश्न होते हैं। और प्रयोग है जलोटा बुद्धि परीक्षण का, ध्यान रखना 12 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर, 12 से 16 जलोटा बुद्धि परीक्षण का ध्यान रख लोगे, कितने 12 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर। और फिर है गुड NF ड्रा एम मेन बुद्धि परीक्षण, इस बुद्धि में रोगियों से एक मनुष्य का चित्र बनाती है और उसमें चित्र में अंगों के अनुपात के आधार पर बुद्धि का परीक्षण करती है। 1936 में हैरियस नामक मनोवैज्ञानिक में संशोधन किया और इसका नाम है हैरियस
ड्रॉ एंड मैन बुद्धि परीक्षण रखा गया। फिर है जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। देखो जो जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसका निर्माण डॉक्टर MS जोशी, और ये वाचिक परीक्षण है जोशी सामान्य मानसिक परीक्षण। इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से ये ध्यान रखना कि ये जो जोशी सामान्य मानसिक बुद्धि परीक्षण है 12 से 19 वर्ष के बालकों पर, 12 से 19 वर्ष के बालकों पर जोशी सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो देखो जालोटा बुद्धि परीक्षण 12 से 16, जालोटा 12 से 16, और जोशी यानी कि 12 से ऊपर वाले में जोश आता है 19 तक, ऐसे लो 19 वर्ष, ऐसे याद रख लेना। ठीक है ना बच्चों में। और पोर्टिस भूल भुलैया, तो भूल भुलैया देखो 3 साल से लोग भूल जाते हैं बच्चे, 3 से 14 वर्ष के वो अधिक वाले, ऐसे याद रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर है भाटिया निष्पत्ति परीक्षण। यह परीक्षण 1955 में चंद्रमोहन भाटिया, ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखना भाटिया बुद्धि परीक्षण है, ये किसके द्वारा, चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया 1925 में। फिर है यह परीक्षण, देखो जो भाटिया निष्पत्ति परीक्षण है, यह शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के बालकों के लिए, भाटिया निष्पत्ति ध्यान रखना, शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। निष्पत्ति परीक्षण शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है। तो जो निष्पत्ति परीक्षण है ये शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय होती है। यह परीक्षण देखो जो भाटिया निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। तो भाटिया निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए है। फिर देखो यह परीक्षणों का एक क्या है, एक समूह है जिसमें 5 टेस्ट शामिल है। 5 टेस्ट देखो, कोहे का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हो गया, अलेक्जेंडर का पासलांग परीक्षण हो गया, रेखा आकृति चित्र परीक्षण हो गया, अंक तंत्रकाल स्मृति परीक्षण हो गया, चित्र पूर्ति परीक्षण हो गया। ठीक है, ये 5 हो गए इसमें। नेक्स्ट और है भाई, देख लो एक वेशलर बुद्धि परीक्षण, ये काफी लोकप्रिय रहा। प्रतिपादक इसके डॉक्टर डेविस वेशलर है। 1939 में अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में स्थित वेलेव्यू अस्पताल के वैश्विक तथा बच्चों हेतु अलग अलग परीक्षण तैयार किया। फिर इन्होंने परीक्षण के दोनों प्रकार, वाचिक परीक्षण हो गया है ना, जो शाब्दिक है, और एक अवाचिक क्रियात्मक परीक्षण, ये भाग इसमें क्या किए, शामिल किए। और इस परीक्षण में 1955 में संशोधन किया गया, और इसका नाम देख लो वेशलर वैश्विक बुद्धि मापनी रखा गया। ठीक है, तो यह परीक्षण 2 रूपों में निर्मित किया गया। एक तो WISC जो कि 5 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि वेशलर बुद्धि परीक्षण है। प्रतिपादक देखो डॉक्टर डेविस वेशलर 1939 में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बस ये ध्यान रख लेना। इसमें पूछे आपको कि वेशलर बुद्धि परीक्षण में कौन से 2 इसमें परीक्षण है जिनको निर्मित किया गया। एक तो WISI जरूर ध्यान रखना, WISC यानी कि W यानी कि वेशलर इंटेलिजेंस हो गया, स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC, और ये 5 से 15 वर्ष के बालकों के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट वाला है WAIS यानी कि W यानी कि वेशलर ए से एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, यानी कि 16 से 64 वर्ष के बालकों के लिए है। और यह परीक्षण 16 से 60 वर्ष या उससे अधिक यानी कि 64 से हो गए यहाँ तक आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना। एक ये भी होता है साथियों जिसको बोलते हैं WPPSI, थोड़ा ये अलग ही लिख देती हूँ यहाँ पर। ये भी होता है जो कि वेशलर प्री स्कूल एंड ये जो प्राइमरी स्केल होते हैं इंटेलिजेंस, ये इसमें आ जाता है। ठीक है ना, ये होता है प्राइमरी वाले आ जाते हैं, तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, तो ये अगर कोई पूछ ही ले WPPSI तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये वाला बुद्धि वाला आपका टॉपिक हो जाता है। अभी मेरे को कमेंट में बता देना भाई आगे आप अगर थोड़ा सा आगे अगर कोई और साइकोलॉजी के टॉपिक जितने भी रहे उनकी क्लास चाहते हो तो ठीक है, वरना अब लास्ट टाइम में तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी जितना जो आपने पढ़ लिया है जो कुछ है उनका बार बार रिवीजन कर लो। अगर आप बोलते हो भाई अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं ये क्लास लेकर के आऊँ, वरना भाई मैंने जितना भी करवाया या आपके पास जहाँ से भी आपने किया जितना मैटर है वो आप एक बार उन्हीं को पढ़ लो, ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ो और PDF के चक्कर में मत पढ़ो। और जो बुद्धि वाली PDF है इसको मैं टेलीग्राम पे आज नाइट या कल नाइट को या आज को मैं डाल दूँगी। ठीक है।